उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सूची में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सूची में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सूची में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। सूची में 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सूची में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें, 67 नामों पर इस दौरान मुहर लगी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी गई। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, पहली सूची जारी कर दी गई है, किस फैक्टर पर इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है? पहली लिस्ट देखकर क्या कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम नाम बता दें कि 67 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है। जनता टीवी नाम पहले भी बता रहा था, लेकिन जब ऑफिशियल नाम आ गए हैं, सबसे पहले जो सूची में नाम है, जनता टीवी ने बताया था कि जो सीएम नायब सैनी होंगे वो लाडवा से जो है चुनाव लड़ते हुए जो है नजर आएंगे। और जनता टीवी की खबर पर मोहर यहाँ पर लगती हुई जो है नजर आई है। सीएम नायब सैनी का सबसे ऊपर नाम है, लाडवा से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कालका से बात करें तो शक्ति रानी शर्मा जो है वो मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। हाल फिलहाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है ज्वाइन किया था, और उसके बाद में आज जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई थी। कालका से बिल्कुल शक्ति बिल्कुल रानी स्पर्श, शर्मा का आपको जो है इसी नाम बीच रोकना चाहेंगे। इसी बीच हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि जी, आपसे जानना चाहेंगे, 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने किस फैक्टर पर यहां पर भरोसा जताया है और क्या कुछ देखा गया है पहली सूची में? जो लिस्ट हम चला रहे थे जनता टीवी पर, वो 100% एक्यूरेट साबित हुआ है। और ये वही सूची है जो हम लगातार चला रहे थे। पार्टी में बहुत लंबे चौड़े मंथन के बाद मैराथन मीटिंग्स का दौर चलता रहा, एक के बाद एक हर लेवल पे ये बातचीत हुई और उसके बाद फिर जा करके ये लिस्ट फाइनल हुई है। अगर हम एक एक कर करके हम शुरू करें तो लाडवा से नायब सिंह सैनी, ये हम पहले से चला रहे थे। हालांकि नायब सिंह सैनी जब करनाल में थे तो वो कह रहे थे कि वो उनकी इच्छा करनाल से है, लेकिन नायब सिंह सैनी को करनाल भेजा गया है। और उसकी वजह ये है कि करनाल में सैनी वोट बहुत कम है कंपैरेटिव टू जो वहां पर पंजाबी वोट है, इसलिए वहां पे पंजाबी कैंडिडेट दिया गया है। तो नायब सिंह सैनी को लाडवा भेजा गया है। और अभी थोड़ी देर पहले जो हम बता रहे थे, शक्ति रानी शर्मा, ये विनोद शर्मा की पत्नी है, जो मौजूदा राज्यसभा सांसद है कार्तिकेय शर्मा, उनकी मां है। कालका से इन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। ये मेयर फिलहाल अंबाला सिटी से है। और विनोद शर्मा 2 टिकट चाहते थे, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए, लेकिन पार्टी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि सिर्फ एक को ही टिकट मिल पाएगा। तो विनोद शर्मा अपने लिए कालका चाहते थे और अपनी पत्नी के लिए अंबाला शहर, लेकिन पार्टी ने एक पर तय किया और शक्ति रानी शर्मा अब कालका से चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार लतिका शर्मा वहां से बीजेपी की कैंडिडेट थी, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस बार भी थी, लेकिन विनोद शर्मा की पत्नी को एडजस्ट करने की वजह से लतिका शर्मा का टिकट कट गया है। ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, पंचकुला से चुन करके आते हैं। 2014 में भी, मतलब 2019 में भी चुन करके आए, स्पीकर है। लेकिन इस बार उनकी स्थिति बड़ी पेचीदगियों भरी रही और उसकी वजह ये थी कि अगर विनोद शर्मा को एडजस्ट करते हैं तो फिर अंबाला सिटी से असीम गोयल को कहाँ एडजस्ट करेंगे, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। लेकिन अंततः पार्टी
एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, तब तक नाम पढ़िए, मैं 1 सेकंड में वापस, अब मैं लाइन तो बना हुआ हूं लेकिन 1 सेकंड में वापस आ रहा हूं। आपको बता दें सूची में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिसमें लाडवा से। इसी बीच हमारे सहयोगी स्पर्श भी कुछ कहना चाहते हैं। स्पर्श, क्या कुछ फैक्टर देख पा रहे हैं? इन नामों में 67 नामों की इस दौरान घोषणा की गई। देखिए, बिल्कुल अंबाला से असीम गोयल को जो है टिकट दिया गया है, मौजूदा विधायक है। मुलाना से संतोष सारवान को टिकट दिया गया है। सडोरा से बलवंत सिंह को टिकट दिया गया है। जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर एक बार फिर से जो है मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। प्रदेश में सरकार में मंत्री है। इसके अलावा यमुनानगर से बात करें तो आपको रोकना चाहेंगे, हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि जी, अपनी बात को पूरा करें। मैं ज्ञानचंद गुप्ता की बात कर रहा था। अभी जो मीटिंग हुई है, जो अभी आखिरी मीटिंग हुई है, उसमें ज्ञानचंद गुप्ता का नाम जुटा। सुबह ज्ञानचंद गुप्ता का नाम कट गया था और शक्ति रानी शर्मा अंबाला शहर से उनका नाम तय हुआ था और असीम गोयल को शिफ्ट कर दिया गया था पंचकुला। लेकिन ये सुबह की बात थी। अभी जो मीटिंग हुई, जिसके बाद ये लिस्ट जारी हुई है, उसमें अब शक्ति रानी शर्मा को कालका भेजा गया, असीम गोयल को अंबाला सिटी रखा गया और ज्ञानचंद गुप्ता का टिकट जो है, उनकी टिकट फाइनल कर दी गई पंचकुला से। अनिल विज का नाम पहले से भी तय था, उसमें कोई बहुत ज्यादा उगाह की स्थिति नहीं थी। मुलाना पहले से संतोष सरवान है, अशोक सरवान की पत्नी है। सडौरा बलवंत सिंह, इनका भी नाम कमोबेश चल रहा था और ये वही सूची है जो जनता टीवी पर हम दिखा रहे थे। जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर का नाम हम पहले भी चला रहे थे, इस लिस्ट में भी नाम है। मंत्री हैं, पहले टेन्योर में बीजेपी के पहले टेन्योर में विधानसभा अध्यक्ष थे, अब उसके बाद सेकंड टेन्योर में मंत्री रहे। खट्टर साहब के भी मंत्रिमंडल में और उसके बाद नायब सैनी मंत्रिमंडल में भी। तो जगाधरी से उनका टिकट कंफर्म है। यमुनानगर में घनश्याम दास अरोड़ा को लेकर के बात चल रही थी कि शायद पार्टी रिप्लेस कर सकती है, सिटिंग एमएलए है, लेकिन उनको रिप्लेस नहीं किया गया है। यमुनानगर से जैसा हम बता रहे थे कि दो लोगों पे विचार चल रहा है, एक तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और दूसरा सिटिंग एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा। लेकिन अंततः जैसा कि आज सुबह भी हम बता रहे थे कि घनश्याम दास अरोड़ा लगभग फाइनल है, तो उनका नाम इस सूची में है। रादौर से हम श्याम सिंह राणा का हम लोग नाम चला रहे थे, रादौर से श्याम सिंह राणा को ही टिकट मिला है। शाहबाद से शाहबाद से एक परिवर्तन है, यहाँ पे सुभाष कलसाना को टिकट दिया गया है। यहाँ पर किशन बेदी पिछला चुनाव लड़े थे, हालांकि वो नरवाना से चुनाव लड़ने में बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन ये एक परिवर्तन है कि सुभाष कलसाना को शाहबाद सुरक्षित सीट है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। शशि जी, आपको रोकना चाहूंगा, मनोहर लाल कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं, उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। सर, कौन से बड़े हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं दो पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चित्र सामने आएगा, उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फॉर्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कंपटीशन है इस बार हरियाणा बीजेपी के लिए, कितना टफ है कंपटीशन? देखिए, इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है, और उसमें
हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का जो शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन कौन से बड़े नेता आने? देखिए, जहाँ तक लिस्ट का विषय, लिस्ट आपको मालूम है, किनको टिकट मिली है किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे, लेकिन बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री जी भी हमारे आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके, कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के साथ साथ चुनाव है तो दोनों प्रदेशों में जाएंगे, इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं को मिलेगा। सर, बीच में कुछ पहलवानों के कुछ समूह को लेकर के पहलवानों के एक समूह को बीजेपी से नाराजगी थी, अब कांग्रेस जो है वो ही पैतरा अपना रही है, टिकट दे रही है उनको। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे, आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था, उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। धन्यवाद। 85 को लेकर के सर, 85 लिस्ट को लेकर के जो कहा गया है सर। हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, अभी मनोहर लाल भी यहां पर अपने संबोधन में तमाम चीजों का जिक्र करते हुए नजर आए कि क्या कुछ फैक्टर ध्यान में रखा गया, कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई इस लिस्ट को? ये जो सूची है इसमें ज्यादातर शशि रंजन जी ने कल रात को बता दिए थे नाम, लेकिन मैं जो चीज देख रहा हूँ वो है कि बीजेपी ने जो एकोमोडेशन किया है, जो एकोमोडेट किया बाहर से आए हुए लोग, लिस्ट में शक्ति रानी शर्मा का नाम दिखाई दे रहा है, लिस्ट में हम और नाम देखें तो जिस का नाम दिखाई दे रहा है, राम कुमार गौतम का नाम दिखाई दे रहा है, सोनीपत में जो इतने टाइम कांग्रेस के मेयर रहे निखिल मदान, उनका नाम दिखाई दे रहा है, आखिरी मोमेंट पे आए संजय कबलाना का नाम दिखाई दे रहा है। ये वो लोग जो लास्ट मिनट तक ज्वाइन कर रहे थे पार्टी, उन सबको अकोमोडेट किया गया है, सबको जगह दी गई है, इसलिए सूची में समय लगा है और एक जंबो लिस्ट जो है वो बीजेपी की सामने आई है। बिल्कुल। शशि जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस दौरान क्या विनेबिलिटी फैक्टर भी देखा गया, क्योंकि लिस्ट तैयार की गई, कई पुराने नाम इस दौरान नजर आ रहे हैं लिस्ट में? चलिए, वो है, लेकिन अब इस लिस्ट की जो सबसे बड़ी खबर है, अगर आप रोहतक की तरफ जाते हैं, है ना, बाकी चलिए ये तो रतिया और ये सब उस पर आ जाएंगे, लेकिन मनीष ग्रोवर वाली जो सीट है रोहतक, उस पर महम में दीपक हुड्डा जो हम बता रहे थे, गढ़ी सांपला किलोई में नाम चेंज हुआ है मंजू हुड्डा, और कलानौर में जो हम नाम बता रहे थे वही है, लेकिन यहाँ पर रोहतक मिसिंग है। रोहतक जिले में 4 सीटें हैं, महम, रोहतक, गढ़ी सांपला किलोई और कलानौर, तो रोहतक इसमें मिसिंग है, यानी उस पर अभी चर्चा होनी है। दूसरी बड़ी खबर, आप हरिद्वार बेल्ट में चले जाइए और दूसरी चीज, बादली से रिपीट हो गए ओम प्रकाश धनखड़, उनको वहां से टिकट मिल गया है, और जो बड़े नाम है कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से, उन्हें वहां से टिकट मिल गया है। लेकिन जो साउथ हरियाणा है, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है, अगर आप आ जाएंगे महेंद्रगढ़, 4 सीटें हैं, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी। अटेली से तो रॉय इंद्रजीत सिंह की बेटी को टिकट मिल गया, रिपीट हो गए, लेकिन जहां से रामविलास शर्मा की दावेदारी है, और कल देवेंद्र यादव के नाम की बहुत चर्चा थी, हमारे पास भी एक लिस्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि देवेंद्र यादव का नाम हो सकता है। आज की सूची में महेंद्रगढ़ ड्रॉप है, यानी अंडर कंसिडरेशन चला गया है, और अंडर कंसिडरेशन जाने का मतलब है
कि रामविलास शर्मा को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और महेंद्रगढ़ की लिस्ट का हमें इंतजार करना होगा। दूसरी लिस्ट है नारनौल की। ओम प्रकाश यादव सिटिंग एमएलए हैं, रॉ इंद्रजीत सिंह के खासम खास माने जाते हैं और उनकी पैरवी पे ही ये सीट मिलनी थी, लेकिन नारनौल भी इस सूची में होल्ड पर है, यानी कि वहां भी महेंद्रगढ़ से सिर्फ 2 सीटें अकेली और नांगल चौधरी, सिर्फ इन 2 सीटों का ही जिक्र है इस लिस्ट में। अगर आप रेवाड़ी आ जाते हैं तो 3 सीटें हैं, पावल, कोसली, रेवाड़ी। कोसली से अनिल दाहिना यानी कि रवि यादव की बात चल रही थी, जो कि रॉ इंद्रजीत सिंह के आदमी थे, यानी ये रॉ इंद्रजीत सिंह के लिए झटका है इस पहली लिस्ट में। अनिल दाहिना एक नाम आगे इनकी कहीं चर्चा नहीं थी, अब ये बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। कोसली से लक्ष्मण यादव का और दूसरी बड़ी खबर, जो कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव थे उनको रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे भी अब रॉ इंद्रजीत सिंह को एक बहुत बड़ा झटका है। पिछले बार सुनील मूसेपुर चुनाव लड़े थे और इस बार उनकी पत्नी मंजू यादव की बहुत चर्चा थी, रेवाड़ी से टिकट मिलेगा, लेकिन कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया गया और पावल, जिस पर संजय मेहरा की वकालत कर रहे थे रॉ इंद्रजीत सिंह और बनवारी लाल को पार्टी चाहती थी, तो पावल अभी इस लिस्ट में नहीं आया। इसका मतलब है ये बहुत बड़ा झटका है रॉ इंद्रजीत सिंह के लिए। दूसरी तरफ अगर आप गुड़गांव जाते हैं तो बादशाहपुर से रॉ नरवीर सिंह का टिकट हो गया, गुड़गांव से मुकेश शर्मा का हो गया, सोना से तेजपाल कंवर का हो गया। पटौदी सीट फिर रुक गई है और बिमला चौधरी यहाँ से उनकी पैरवी कर रहे थे रॉ इंद्रजीत सिंह। तो अगर आप ये सीट देखेंगे साउथ हरियाणा की, ये 4, 4, 8 और 3, 11, तो रॉ इंद्रजीत सिंह को कहीं पार्टी झटका न दे रही हो। जी वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस दौरान जो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपने भी यहां पर जिक्र किया कि कई नए नाम जो अन्य पार्टियों से आए हुए लोग थे उन्हें भी यहां पर तरजीह दी गई, जिसके चलते ये लिस्ट लेट हुई। किस तरीके से आप एक बैलेंस देख पा रहे? मुझे एक सवाल शशि जी से करना है कि शशि जी, रंजीत चौटाला का टिकट काट दिया गया, रानिया से शीशपाल कंबोज को टिकट दिया गया और ना ही तो ये सीट गोपाल कांडा के खाते में गई, बीजेपी ने अपना ही उम्मीदवार उतारा, लेकिन रंजीत चौटाला को टिकट नहीं दिया। दूसरा, सावित्री जिंदल के नाम की चर्चा थी, लेकिन कमल गुप्ता पर ही पार्टी ने भरोसा जताया। ये रंजीत चौटाला का आप समझ लीजिए, रंजीत चौटाला की हिसार चुनाव हारने के बाद बीजेपी में उनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी और संशय शुरू से ही बना हुआ था चौधरी रंजीत सिंह चौटाला के टिकट के ऊपर। इसलिए वरुण आप ध्यान दीजिए, हमने जो भी लिस्ट जनता टीवी पे चली, जो जनता टीवी ने लिस्ट लाई, हमने रंजीत चौटाला का जिक्र नहीं किया। दूसरी तरफ ये तय हो गया था कि गोपाल कांडा को ये कहा गया कि अगर आप बीजेपी में अपनी पार्टी को मर्ज कर दें तब तो 1 या 2 सीट की बात हो सकती है। गोपाल कांडा अपनी पार्टी को मर्ज करने को तैयार नहीं थे। पिछले 1 वर्षों में कई ऐसे मौके आए जब बीजेपी की तरफ से गोपाल कांडा को यह इशारा हुआ कि आप बीजेपी के साथ है ही, बीजेपी में ही मर्ज हो जाइए। अब गोपाल कांडा की सीट पर वो जो हलोपा पार्टी है उसके फिर गोपाल कांडा सिरसा से लड़ेंगे और बीजेपी उनको सपोर्ट देगी, लेकिन एक ही परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं मिलेगा और इसीलिए गोविंद कांडा का नाम साफ हो गया। पॉइंट नंबर 1 चौधरी रंजीत चौटाला। पॉइंट नंबर 2 ये हिसार, कमल गुप्ता, डॉक्टर कमल गुप्ता की पैठ संघ में और पार्टी में और संगठन में बहुत मजबूत है। अभी भी जब नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल का जब गठन हो रहा था तो ये कोशिश हुई थी कि कमल गुप्ता जी को ड्रॉप किया जाए या उनको रिप्लेस किया जाए, लेकिन उनकी इतनी जबरदस्त पैठ और पहुंच है कि कमल गुप्ता को ड्रॉप करना
मुश्किल हो गया। हिसार से ये नवीन जिंदल चाहते थे कि सावित्री जिंदल को टिकट मिल जाए। बाद में शालू जिंदल की भी बात हुई जो उनकी धर्मपत्नी है नवीन जिंदल की, लेकिन कमल गुप्ता इन सभी लोगों पे भारी पड़े और यहाँ पर संघ की चली है और संघ के चलने का मतलब है डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट। जी अब इसमें इस एनालिसिस में एक और थोड़ी सी रोशनी डालिए शशि जी। 2019 में जिनके टिकट कटे, राव नरवीर, टेकचंद शर्मा, और मैं ऐसे एक दो और नाम देख पा रहा हूँ जिन्हें 19 में टिकट नहीं मिले थे लेकिन उन्हें 2024 में टिकट दिया है पार्टी ने। विपुल गोयल, आप ये समझ लीजिए इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर काम कर रहा है और वो फैक्टर है विनिंग कैंडिडेट, जीतने वाला कैंडिडेट। इसलिए मैं शुरू से कह रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को भी टिकट मिलेगा, कुलदीप बिश्नोई के रणदीप पनिहार को भी टिकट मिलेगा, विपुल गोयल को भी टिकट मिलेगा, और क्या कहते हैं राव नरवीर को ने जो किया है वो तो दबंगई से टिकट लेकर के आए, उनकी भी टिकट राव नरवीर की भी टिकट काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई पार्टी। तो इस बार एक ही फॉर्मूला है। ये जितने सारे लोग बीजेपी से आपको आए हुए दिख रहे इस लिस्ट में, ये सब के सब विनिंग मतलब जीतने के आधार पर पार्टी को लगता है ये बेहतर या बेस्ट कैंडिडेट है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र और उनको ही टिकट दिया गया है। इसमें ना किसी की पैरवी चली है, ना कोई कुछ मतलब ढोल डाल चला है या पैरवी या आप लेफ्ट राइट कह सकते हैं, सिर्फ एक है और अमित की सीधे निगरानी में ये सारी टिकटें दी जा रही हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए बीजेपी को या कांग्रेस को। ये जो जीतने वाले कैंडिडेट की आपने बात की, यही वजह है कि जिस परिवार को लेकर ज्यादा बीजेपी शोर करती थी वो यहाँ शांत हो गई है। श्रुति चौधरी भी है लिस्ट में, आरती राव भी है लिस्ट में, और जिस तरीके से ये नाम हम देख रहे हैं भव्य बिश्नोई भी है लिस्ट में। यानी बीजेपी को कैसे भी यहाँ जीत चाहिए एक तरफ से। दूसरा ये कि कई अधिकारी और सलाहकारों के चुनाव लड़ने की खबरें थी और लिस्ट में ये साफ हो गया है कि ऐसी किसी भी गुंजाइश से आला कमान ने दूरी बनाई है। आप इस लिस्ट में देखिए, अगर आप हिसार फतेहाबाद की तरफ जाते हैं तो कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, चचेरे भाई हैं दूडाराम बिश्नोई, फतेहाबाद से रिपीट हुए हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई को टिकट मिला है। और जो सबसे बड़ी बात कि जो बड़े नेताओं को मान मनोवल किया गया या उनके ईगो को सेटिस्फाई किया गया, नलवा से आते हैं रणवीर गंगवा, 2014 में आईएनएलडी के सीट पे नलवा से जीते, 2019 में बीजेपी के टिकट पे नलवा से जीते, 10 साल से लगातार नलवा से जीत रहे हैं। उनको वहां से उठा करके शिफ्ट कर दिया गया बरवाला और नलवा से टिकट दिया गया रणधीर पनिहार जो कि कुलदीप बिश्नोई के लेफ्ट राइट हैंड है। यानी बीजेपी कुलदीप बिश्नोई के सहारे, मतलब एक एक सीट का कैलकुलेशन है। तो कुलदीप बिश्नोई का उस इलाके में भजनलाल परिवार का प्रभाव है। तो नलवा, आदमपुर और फतेहाबाद, ये तीन समझ लीजिए इतना माइक्रो मैनेजमेंट है कि ये 3 सीटें लगाई गई हैं कुलदीप बिश्नोई के जिम्मे कि ये 3 सीट आपको जीत करके लेकर के आनी है। आपने जिनको कहा उनको टिकट दे दिया गया, जिनको कहा आपने रिपीट कर दिया गया। तो इस लेवल पे माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है इस बार बीजेपी में। जी एक सवाल ये है कि अरविंद शर्मा दिखाई दे रहे हैं, सुनीता दुग्गल दिखाई दे रही है, कृष्णा पवार का नाम दिखाई दे रहा है। यानी कि बीजेपी ने पूर्व सांसदों को, मौजूदा सांसदों को उतारने से भी गुरेज नहीं किया। कोई गुरेज नहीं। वरुण, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरे लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो कहीं किसी की कोई पैरवी, किसी के सिफारिश पर ये टिकट नहीं है। अगर रणधीर पनिहार को टिकट दिया गया नलवा से तो
टिकट रणदीप पनिहार को नहीं है, वो टिकट सीधा सीधा कुलदीप बिश्नोई को है। डूडाराम बिश्नोई को रिपीट किया गया, तो वो सिर्फ डूडाराम तो चलिए सिटिंग एमएलए है, लेकिन वो सिर्फ डूडाराम के लिए टिकट नहीं है, वो कुलदीप बिश्नोई के लिए टिकट है। अब फतेहाबाद और आजमपुर और नलवा, ये कुलदीप बिश्नोई को आप मान के चलिए कि ये 3 टिकटें हैं। उसी तरीके से अरविंद शर्मा को गोहाना से और फिर किशन लाल, क्योंकि अगर आप वहां जाते हैं किशन लाल पवार के कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं इसराना में, तो पार्टी को ये लगा, हालांकि किशन लाल पवार अभी सिटिंग एमपी है, राज्यसभा में है, लेकिन उन्हें ये लगा कि एक सीट का कैलकुलेशन है, इसराना में कृष्ण लाल पवार से बेहतर कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता है। हालांकि बात ये चली थी कि कृष्ण लाल पवार के बेटे हैं, पार्टी कह रही थी कि आप राज्यसभा में रह जाइए, बेटे को लड़ाइए, लेकिन कृष्ण लाल पवार ने कहा कि चूंकि पार्टी की इज्जत और साख दोनों दांव पर है, इसलिए मेरा चुनाव मैदान में उतरना जरूरी होगा और मेरे बिना बात नहीं बनेगी। अंततः पार्टी ने कृष्ण लाल पवार की बात मानी और इसराना से कृष्ण लाल पवार को टिकट दिया। कृष्ण लाल पवार पुराने नेता है, कभी आईएनएलडी में इनका बहुत जबरदस्त जलवा हुआ करता था, बाद में बीजेपी आ गए, ज्वाइन कर लिया, और अब कृष्ण लाल पवार इसराना से लड़ेंगे। आप करनाल देख लीजिए, जगमोहन आनंद जो कि मनोहर जी के बहुत ही खास साथी हैं, उनके बहुत ही खास आदमी है, और पहले बात थी कि नायब सैनी को वहां से लड़ाया जाए। अब करनाल की पूरी जो बनावट है और वहां पे जो पंजाबी वोटरों का जो समीकरण है करके नहीं आते, तो एक रिवोल्ट की स्थिति करनाल में पैदा हो रही थी। मनोहर लाल खट्टर जी तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद करनाल के स्थानीय बीजेपी नेताओं को ये लगने लगा कि अगर एक आदमी के जाने के बाद, क्योंकि खट्टर साहब खुद भी रोहतक से थे, लेकिन उनको करनाल के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ठीक है ये करनाल वाले ही हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वहां के स्थानीय बीजेपी नेताओं को ये लगने लगा कि एक के बाद एक अगर बाहरी आदमी आएंगे, बाहरी नेता आते रहेंगे, तो जो करनाल के स्थानीय नेता है उनका क्या होगा। इसलिए नायब सिंह सैनी जी को एक सेफ सीट मानते हुए लाडवा भेज दिया गया और जगमोहन आनंद को करनाल से टिकट दिया गया। पंजाबी बिरादरी से आते हैं और वहां पे उनका एक वोट बैंक भी है। बहुत जमाने से जगमोहन आनंद काम करते रहे। मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे उनके बहुत करीबी थे, उस हिसाब से एक एक्टिंग सीएम के तौर पे भी करनाल में काम करते रहे, तो एक प्रभाव उन्होंने अपना बना दिया है। तो इस लिहाज से पार्टी को लगा कि जगमोहन आनंद से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के ये स्थिति है जी। शशि जी, एक सवाल और कि ये जो 67 की लिस्ट आई है, इसमें हम देखें तो एकोमोडेशन जो है वो भी बीजेपी ने ठीक ठाक किया है। संजय कबलाना, शक्ति रानी शर्मा, देवेंद्र बबली, राम कुमार गौतम, अनूप धानक, यानी ये इन सब लोगों को एडजस्टमेंट मिल गई। आने का फल जो है वो पार्टी ने दे दिया। नहीं वरुण, ये आए ही इसलिए थे कि इनसे पहले बात हो गई थी। अगर ये बात नहीं होती कि ये टिकट नहीं है, हम चला रहे थे लिस्ट, जैसे जो ज्वाइन कर रहा था तो हम ये लिस्ट चला रहे थे। अब ये सुनील सांगवान, सतपाल सांगवान के बेटे हैं, अभी इस्तीफा दिया और तुरंत पार्टी में शामिल हुए, दादरी से उनको टिकट मिल गया। तो ये जितने लोग हैं, चाहे वो जितने बाहर से आए हुए लोग हैं, ये सब के सब पहले बात हो गई और उसके बाद ही इन लोगों ने ज्वाइन किया। बिना बातचीत का कोई ज्वाइन नहीं किया। देवेंद्र सिंह बबली ने भी बात की, मतलब जितने लोग हैं ये सब के सब इनसे बातचीत हो गई थी। इनका कंस्टिट्यूएंसी यानी हल्का तय हो गया था कि बीजेपी में आपको इस हल्के से टिकट मिलेगा। उसके बाद ही ये ज्वाइनिंग हुई। मतलब ये कोई बहुत अचरज और आश्चर्य की बात नहीं है कि बिना बातचीत के ये लोग आ गए हैं जी। ये अच्छा, इसमें एक ये संयोग मानिए कि ना योगेश्वर दत्त दिखाई दे रहे हैं, ना बबीता फोगाट दिखाई दे रही है, ना संदीप कुमार दिखाई दे रहे हैं। मतलब खिलाड़ियों के लिए बीजेपी के नहीं थे और इस बार उनमें किसी का नाम नहीं है।
सवाल खिलाड़ियों का नहीं है। अभी देखिए कांग्रेस में भी दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया घूम रहे हैं। अब शाम तक ये सोचना आ रही थी कि दोनों को टिकट नहीं मिलेगा, किसी एक को मिलेगा, तरह तरह की। इस बार हरियाणा में वरुण एक चीज समझ लीजिए, आज की तारीख में न ये बीजेपी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, न कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, न जेजेपी, न आईएनएलडी, न बीएसपी, न ये पार्टी, न वो पार्टी, न आम आदमी पार्टी। ये पूरा का पूरा चुनाव पहली बार हरियाणा में कैंडिडेट ओरिएंटेड हो गया है। मतलब इन पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस और बीजेपी ने, मीटिंग का दौर ऐसा लंबा खींचा कि हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पर अब ये चर्चा होने लगी कि कौन होगा बीजेपी का कैंडिडेट, कौन होगा कांग्रेस का कैंडिडेट। फिर चर्चा होने लगी, अच्छा कांग्रेस में ये 4 लोग हैं, एक को टिकट मिलती है, तो ये 3 लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है, बीजेपी का बागी क्या करेगा, अगर खड़ा हो गया तो किसका 500 वोट काटेगा, किसको 2000 का डेंट देगा। यानी कि जो कोर्स ऑफ डिस्कशन है पूरे हरियाणा में वो कैंडिडेट सेंट्रिक हो गया है। और हरियाणा में बहुत लंबे अरसे से कवर कर रहा हूं, ये पहली दफा हुआ है कि ये पार्टी, सरकार, किसने क्या किया नहीं किया, सब गॉन हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट ओरिएंटेड हो गया है। ये चुनाव 90 की 90 सीटें इस बार कैंडिडेट के बूते लड़ा जाएगा, कैंडिडेट के आधार पे चुनाव होगा। इसलिए बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और जो गुणा भाग करने में खुद को एक्सपर्ट समझते हैं, आज की तारीख में अगर वो बता दें कि 8 अक्टूबर को ये रिजल्ट होगा, तो ये बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हर सीट का कैलकुलेशन, हर सीट का गणित बहुत अलग होने वाला है। और वरुण एक चीज और प्रेडिक्ट करता हूं, 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे मोर देन 75% सीट, 75% सीट ऐसी होंगी, यानी कि 90 में आप मान के चलिए 65-70 सीटें ऐसी होंगी जिसमें जीत और हार का मार्जिन 2000, 3000, 3500, बढ़ते से बढ़ते 4000 होगा। वो 10,000, 20,000, 25,000 वाली लीड इस बार आप मैं एक करेक्शन, जब मैं बोल रहा था मुझसे करेक्शन हुआ कि किसी खिलाड़ी को टिकट नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा महम से दीपक हुड्डा हैं जो भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। कबड्डी खिलाड़ी है, महम से है वो एक सवाल था सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ शशि जी, क्या ये जो बीजेपी का टिकट बंटवारा इसे आप माइक्रो मैनेजमेंट कह सकते हैं? 100%, 110% या 200% माइक्रो मैनेजमेंट है। एक एक सीट का गुणा भाग है और उसके बाद ये टिकट दिया गया है। और जहां पीछ है, जहां जहां पार्टी को मुश्किल लग रहा, जैसे महेंद्र, वहां रामविलास शर्मा को शाम में देवेंद्र यादव का नाम चल रहा, अपने टीवी पे उनका नाम हो गए प्रकाश यादव, ये उनका नाम चल रहा था। और राव साहब चाहते थे रोहिंदरजीत सिंह, संजय मेहरा का नाम दे रहे थे। कंट्रोवर्सी इतनी फंस गई कि बावल का भी नाम वहां से रुक गया। पटौदी से बिमला चौधरी का हो गया। हादशापुर में राम नरवीर ले आए और गुरुग्राम में जीएल शर्मा और गार्गी कक्कड़ का नाम चल रहा था, लेकिन मुकेश शर्मा वहां पे कामयाब हो गए, जो हम कल से चला रहे हैं, सोना तेजपाल तंवर। तो ये देख लीजिए कि जो सीटें थोड़ी सी पेचीदगी भरी है, अब जैसे फरीदाबाद एनआईटी में कृष्ण पाल गुर्जर अपने बेटे के लिए देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट चाहते हैं, वो अभी रुक गई है। तो उस तरह महम की सीट, हालांकि वो कह चुके हैं मनीष ग्रोवर की वो नहीं लड़ेंगे, वहां से जो अभी स्थानीय मेयर है उनका नाम बीजेपी से चल रहा था, लेकिन वो सीट भी रुक गई है। यानी आप इससे ये समझिए कि एक एक सीट, व्यक्ति कौन है बीजेपी पार्टी संगठन के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है,
महत्वपूर्ण ये है कि कौन सीट जीत कर ला सकता है। और इस पूरे सीट में जो नाम डिक्लेयर हुए और जिन सीटों को होल्ड पर रख दिया गया, उससे साफ साफ ये समझ में आता है कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसके लिए सिर्फ एक ही है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट अब आज की तारीख में नहीं है, जीत कौन सकता है, बेस्ट कैंडिडेट अवेलेबल ऑन दैट सीट कौन है, टिकट उसे ही मिलेगी। वहीं शशि जी अगर देखा जाए तो यहां पर 8 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया, महिला वर्ग को भी साधने की इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की। वो एक बैलेंस बना के रखना रहता है, जातीय समीकरण है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही जात वाले को आप दे दें, तो महिला और कहां पे महिलाएं एडजस्ट हो सकती हैं। और जो महिलाएं अब आप जैसे बोलेंगे अब निखिल मदान कांग्रेस में थे सोनीपत से, वो चले आए बीजेपी ज्वाइन कर लिया कुछ दिन पहले, वहां से कविता जैन की दमदार मतलब वहां पे थी दावेदारी थी। कविता जैन पहले टेन्योर 2014 में जीती, मंत्री भी रही, 2019 में हार गई थी और वहां से सुरेंद्र पवार कांग्रेस के जीत गए थे। अब निखिल मदान जो कि कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी में आए थे, उनको टिकट सोनीपत से मिल गया, तो यहाँ तो महिला का टिकट कट गया। लेकिन शक्ति रानी जो कि विनोद शर्मा की पत्नी है, और शक्ति रानी की शक्ति सिर्फ अपने आप में नहीं है, शक्ति रानी की शक्ति विनोद शर्मा के जरिए भी है और कार्तिकेय शर्मा के जरिए भी है, तो उनको वहां से टिकट मिल गया। तो ऐसा नहीं है। अब सुनीता दुग्गल, रतिया में लक्ष्मण नापा का टिकट काटा गया और सुनीता दुग्गल को टिकट दिया गया। सुनीता दुग्गल 2019 लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीत करके आई थी सिरसा एमपी कंस्टिट्यूएंसी से, लेकिन 2024 में उनके टिकट को काट करके अशोक तंवर को दिया गया। अब इस बार सुनीता दुग्गल को रिपीट किया रतिया से, तो वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी थी 2014 में, मामूली वोट से हार गई थी, लेकिन इस बार पार्टी को ये लगा कि सुनीता दुग्गल से बेहतर कोई कैंडिडेट रतिया में हो नहीं सकता है, इसलिए रतिया में सुनीता दुग्गल को दिया गया। अब कालावाली में देसू जोधा है, ये हाल में अभी पार्टी में आए हैं, इनको तो ये सब कैलकुलेशन के बाद, ऐसा नहीं है कि बीजेपी आज से तैयारी कर रही थी, बीजेपी एक सीट कर रही थी, कैलकुलेट कर रही थी, उनके पास जो अवेलेबल नेता हैं वो कितने पुख्ता, कितने मजबूत हैं, और अगर नहीं है तो फिर बाहर से उन लोगों ने एडजस्टमेंट किया है। जी वहीं शशि जी अगर देखा जाए तो मौजूदा 9 विधायकों का टिकट कटा भी है इस दौरान, और साथ ही एंटी इनकम्बेंसी को लेकर चर्चा करना चाहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी को भी इस दौरान ध्यान में रखा गया है पूरी लिस्ट तैयार करते हुए। 100% एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखा गया है। तमाम तरह की चीजें, कौन कैंडिडेट, जातीय समीकरण, किसका कितना प्रभाव है, ये सारी चीजें को, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। लिस्ट जब भी कोई पार्टी बनाती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखती है, और जो पार्टी पिछले 10 साल से लगातार सत्ता में हो तो उनको इस तरह की चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप जब 10 साल से लगातार सत्ता में हैं तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। अब जो नाराज लोग हैं उनको कैसे टैकल करना है, किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी, और वो भी जो 5 साल से अधिक 10 साल लगातार रह गई हो, उसको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुल मिलाकर करके ये कहानी है, और बाकी जो बची हुई सीटें हैं उनका इंतजार करते हैं। अगर सोर्सेस के हवाले से वो नाम आ गए तो फिर साझा करेंगे दर्शकों के साथ ही शशि जी यहां पर 2 विधायकों की सीट भी बदली गई है, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, जिसमें एक खुद सीएम की सीट भी शामिल है? देखिए, सीएम तो ओरिजिनली उसी इलाके से हैं, नारायणगढ़ के रहने वाले हैं जी, लेकिन नारायणगढ़ में उन्हें लगा कि सेफ नहीं है। ये तो जब मनोहर लाल खट्टर जी हटे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया करनाल से भी, करनाल सीट वैकेंट थी, तो कब ये कहा गया कि आप आकर के लड़ जाइए, लेकिन मूलतः वो तो उस इलाके से है नहीं, तो जिस इलाके से है उस इलाके में उन्हें जो लगा कि सबसे सेफ सीट है वो वहां मूव कर गए, यानी वहां लाडवा चले गए हैं। नारायणगढ़ उनका पैतृक जो ओरिजिनल जो हल्का है, वो रहने वाले जहाँ के हैं वो नारायणगढ़ के हैं,
लेकिन उन्हें ये लगा कि लाडवा उनके लिए सेफ हो सकता है, तो वो लाडवा शिफ्ट हो गए। करनाल के वो थे नहीं, करनाल एक विशेष परिस्थिति में उन्हें जाना पड़ा था। बाई इलेक्शन वो खट्टर साहब के इस्तीफे के बाद वो वहां पहुंचे थे, इसलिए उनका लाडवा ही जाना उचित है और लाडवा को ही वो बेहतर तरीके से कैटर कर सकते हैं। साथ ही शशि जी, यहां पर बची हुई जो 23 सीटें हैं उसका इक्वेशन क्या कुछ कहता है? तो मैं बना देता, जाहिर है ये जो 23 सीटें हैं जो बची हुई उन पे पेचीदगियां हैं। जैसे मैंने आपको महेंद्रगढ़ की बात की, वहां पेचीदगी है, बावल पे पेचीदगी है, यानी क्लैश है। अब बावल में रविंद्रजीत सिंह किसी को चाहते हैं, पार्टी जो सिटिंग एमएलए है डॉक्टर बनवारी लाल उनको चाहते हैं, उनको चाहती है। उसी तरीके से महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा है, आपको रोहतक में मनीष ग्रोवर हैं, उनकी भी भावनाओं को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बड़े जोश वाले नेता है। तो इस तरह की जो सीटें हैं जहां पर पेचीदगियां हैं वो फंसी हुई हैं, और इस पे फाइनली जो हाई कमान है वो फैसला लेगा। अब जो नीचे वाले लोगों को जो करना था, छोटी टोली, मंझली टोली, बड़ी टोली, वो सब काम हो गया। अब इस पे भी फैसले में बहुत ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मुझे लगता है शायद कल या परसों तक वो आ जाएगा, क्योंकि 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, तो सब लोग नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 दिन के अंदर वो भी सारे नाम आ जाने चाहिए, क्योंकि अब उसमें क्लियरेंस जो है वो सीधा पार्टी हाईकमान से होना है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। मौजूदा 9 विधायकों का टिकट कटा है, 2 विधायकों की सीट बदली गई है। वहीं जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी इस दौरान टिकट दिया गया है। आपको बता दें, 67 नामों पर इस दौरान हाईकमान ने मुहर लगा दी है, लिस्ट जारी कर दी गई है। और इस दौरान लिस्ट में देखने योग्य कई बातें निकलकर सामने आई हैं। हिसार से टिकट की दावेदारी जता रहे नवीन जिंदल परिवार को इस दौरान झटका लगा। मौजूदा विधायक मंत्री कमल गुप्ता को टिकट दे दी गई। वहीं 3 दिन पहले भाजपा में शामिल हुई अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रतिया सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दी